डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बेहतरीन मौशी नतीजा निगार हैं और मईशत के हवाले से बेहतरीन अपनी गिरफ्त रखते हैं। इज़ मैन ऑफ फिगर्स, बहुत ज़्यादा नंबर्स उनके पास होते हैं। सर, एक सबसे पहले जो गलतुल आम है, या बहुत सारे लोगों को, अब क्योंकि बजट आ रहा है दोबारा, क्या हम बहसीत एक रियासत अपने GDP का क्या बहुत बड़ा हिस्सा डिफेंस स्पेंडिंग के ऊपर हमारा मतलब खर्च हो जाता है, उस तरफ चला जाता है? देखिए मुनीर साहब, दो तरीका कार हैं इसके ऊपर नजर डालने के। पहली बात तो यह है कि फिगर्स डोंट लाई। हम तनकीद करते हैं, हर रियासती इदारे पे तनकीद करते हैं, हमारा हक बनता है तनकीद करने का। और मैं समझता हूँ कि खास तौर पे जो हमारा फौज का इदारा है, अगर हम उस पर तनकीद करते हैं तो उस तनकीद के नतीजे में उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। हमेशा तनकीद होती है कि फौज के इदारे को किसी सूरत भी सियासत में जो है वो मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। बहुत सारी तनकीद जो है वो फिगर और डिफेंस बजट के हवाले से आती है। आपने कहा कि क्या हम बहुत बड़ा कोई एक्सपेंडिचर अपने GDP का अपने डिफेंस में लगा देते हैं। दो तरीके हैं देखने का। एक तो आलमी मुआजना है कि दुनिया क्या कर रही है। पूरी दुनिया में जो परसेंटेज है, अगर 193 ममालिक जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं, वो लगभग $2 ट्रिलियन या 2.2 ट्रिलियन डॉलर खर्चते हैं अपने डिफेंस पे। और दुनिया भर की जो GDP है उसका वो 2.2% बनती है। इससे कोइंसिडेंस कि पाकिस्तान के अंदर जो हम डिफेंस स्पेंडिंग करते हैं, हमारा बजट आता है, वो भी हमारा GDP का तकरीबन 2.2% बनता है। अब बहुत सारे ममालिक हैं जो 2.2 से ज्यादा खर्च करते हैं, बहुत सारे ममालिक ऐसे भी हैं 2.2 से कम खर्च करते हैं। मुझे अगर जहन से यादाश्त दुरुस्त है तो ओमान जो है वो बहुत ज्यादा स्पेंड करता है, वो कोई 12.5% अपना GDP का जो है वो ठीक है डिफेंस पे कर देता है। इंडिया कोई 3.1 कर रहा है, अमेरिका कोई 3.4 करता है, और पाकिस्तान जो है वो हम करते हैं 2.2 अपनी GDP का। राइट, ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो परसेप्शन है कि हम अब 80% हमारे बजट का चला जाता है डिफेंस स्पेंडिंग के ऊपर, ये काफ़ी इसकी ये एक मिसकंसेप्शन तो रही है, बट पता नहीं ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है या कि किस जुमरे में लोग इसे डिफाइन करते हैं। आपने इसको कैसे असेस किया है? अच्छा, वो पहले वाले सवाल का अगर एक और डायमेंशन भी थी देखने की। जब 1960s में 70s में हमारे यहाँ पाकिस्तान में कोई लगभग 6.5% GDP का डिफेंस को एलोकेट किया जाता था। शायद उस वक्त जंगों का वक्त था तो ज्यादा GDP सर्व किया जाता था, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता गिरना शुरू हो गया। तो वो 1970 से मुसलसल गिरता चला जा रहा है। आप सोचिए कि 6.5% का पीक था कोई 1970s में, और अब हम पहुंच गए हैं 2.2% के ऊपर। अब आपने सवाल किया, वो जरा सा फर्क है, ये GDP का था। अब आपका सवाल है कि बजट जो है हमारा, उसका रियली मैंने भी सुना है, बच्चे मेरे स्कूल से भी सुन के आते हैं कि भाई 80% तो हम दे देते हैं डिफेंस को, तो फिर बाकी क्या बचेगा। तो मैंने पिछले 5 या 6 साल के, आप भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, अगर आप वेबसाइट पे जाएं तो उस पर पिछले कोई 7-8 सालों के बजट लगे हुए हैं। आप किसी एक साल का बजट निकाल लें और उसमें देखें कि बजट कितना है और उसका कितना फीसद जो है वो डिफेंस के लिए दिया जाता है। तो मैंने पिछले जो 5-6 साल देखे हैं, उसमें जो लोएस्ट फिगर आती है वो तकरीबन 16% होती है। अच्छा। और करता हाईएस्ट आती है वो 18 आती है। तो आप 18 को पकड़ लें, तो हमारा औसतन जो बजट का साइज है उसका 18% जो है वो हम डिफेंस को देते हैं। तो आप सोचिए कि बाकी 88% जो है वो आपको और मुझे सिविलियंस को आता है। तो हिसाब हमने दोनों से लेना है मुनीर साहब। ठीक, हिसाब उस 88% का भी बनता है जो आपको और मुझे और सिविलियन हुकूमत को मिलता है, और जो 18% जाता है डिफेंस की तरफ, उसका भी हिसाब बनता है। ठीक। अच्छा, एक चीज़ ये एतराज़ भी किया जाता है, बल्कि सवाल पूछा कि जी जो जाहिर बात है जो मिलिट्री पर्सनल हैं, जो जब वो रिटायर होते हैं तो उनकी जो पेंशन्स हैं वो सिविलियन बजट से क्यों ली जाती हैं? ये बड़ा बड़ा वैलिड सवाल। और ये शौकत अजीज साहब के ज़माने में मुझे याद आता है कि इसको बदल दिया गया था, इसको मिलिट्री बजट से निकाल के सिविलियन बजट में डाला गया था। अब इसकी उस वक्त 2 वजूहात बताई जा रही थी। पहली वजह यह थी कि दुनिया में बेशुमार ममालिक ऐसे हैं, मैं लिस्ट भी मेरे पास पड़ी है, उसमें अमेरिका भी है, उसमें बरतानिया भी है, जर्मनी भी है, फ्रांस, बड़ी लंबी लिस्ट है।
इटली भी है, कनाडा भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, बेशहाशा मुल्क है उसके अंदर जो यही प्रैक्टिस करते हैं। और दूसरी वजह ये थी कि कानूनी वजह क्या है, ये सारी दुनिया जो है ये फौजी रिटायरमेंट मिलिट्री पेंशन की जो बजट है वो सिविलियन बजट में क्यों डालती है, उसकी कानूनी वजह ये दी जा रही थी कि जब एक फौजी फौज से रिटायर हो जाता है तो वो कानूनी तौर पे सिविलियन लेबर फोर्स जिसको कहते हैं उसका हिस्सा बन जाता है। अच्छा, सिविलियन लेबर फोर्स का हिस्सा बन जाता है, तो इसलिए फिर वो जो मैंने आपको बताया कि कोई दर्जनों ममालिक हैं, मे बी सैकड़ों ममालिक हैं जो यही प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। हमारे यहाँ प्रैक्टिस शौकत अजीज साहब के जमाने में आई। ठीक, अच्छा, एक चीज जो आती है वो ये कि करीब पाकिस्तान की फौज मुतअद्दिद बिजनेसेस के अंदर इन्वॉल्व है, ये तो एक फाइटिंग फोर्स है, बिजनेसेस करना, एंटरप्राइजेस के अंदर शामिल हो जाना या एंटरप्राइजिंग हो जाना, ये क्या दुरुस्त काम है पाकिस्तान की फौज के लिए? अच्छा, इसमें अभी जो आपने जुमला इस्तेमाल किया इसमें दो गलतियां, फैक्चुअल गलतियां। ठीक, एक तो ये है कि पाक फौज है जो हाजिर सर्विस है वो कहीं भी फौज के अलावा कहीं और इन्वॉल्व नहीं। ठीक, ये जितने बिजनेसेस का आपने जिक्र किया ये सारे रिटायरीज हैं, ये फौज से रिटायर हो चुके हैं। और आप अंदाजा कीजिए, अब दोबारा से जब मैंने तहकीक करनी शुरू की, मैं आपको दर्जनों सैकड़ों ममालिक के नाम बता सकता हूं कि जिसमें जो उनके फौज के रिटायरीज हैं वो बिजनेस करते हैं। और यकीन कीजिए जो सबसे बड़ा बिजनेस होता है वो वेटरन एडमिनिस्ट्रेशन है, अमेरिका की फौज की जो वेटरन्स हैं मुनीब साहब, कोई 300 अरब डॉलर का बजट सिर्फ वेटरन्स एडमिनिस्ट्रेशन का। अच्छा, तो आप हम देख रहे थे कि हमारे पाकिस्तान का पूरा जो दिफाई बजट है वो 8-9 बिलियन का बनता है, उनका सिर्फ वेटरन्स का जो बजट है। और जो ममालिक हैं जहाँ पे फौजी रिटायरीज मुख्तलिफ कारोबार करते हैं, उसमें चीन भी है, उसमें रूस है, उसमें तुर्की है, इंडिया में बहुत बड़ा कारोबार है, ईरान है, नॉर्थ कोरिया है, मिस्र है, इंडोनेशिया है, ब्राजील है। और इंडिया में तो अगर आप ढूंढने निकलें तो इतनी सारी कंपनीज हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, भारत डायनामिक्स है, गार्डन रीच शिप बिल्डिंग है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है, अच्छा, इंजीनियर लिमिटेड है, हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स है, हिंदुस्तान पेपर कॉरपोरेशन है। तो ये प्रैक्टिस है बेतहाशा ममालिक में, हमारे हमसाय ममालिक में भी है। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरूख साहब हमारे साथ मौजूद थे।